नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। 1947 के विभाजन पर एनसीईआरटी का स्पेशल मॉड्यूल, कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन जिम्मेदार हैं। 1947 के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, यह एनसीईआरटी की ओर से कहा गया है। एनसीईआरटी ने 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं, जिसमें क्लास 6ठी से 8वीं तक के लिए मॉड्यूल जारी हुआ है, तो वहीं 9वीं से 12वीं तक के लिए स्पेशल मॉड्यूल जारी हुआ है। कांग्रेस ने इस मॉड्यूल पर ऐतराज जताया। एनसीईआरटी ने क्लास 6 से 8 और 9 से 12 के लिए 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। नियमित किताबों से अलग ये मॉड्यूल्स देश के बंटवारे की विभीषिका पर आधारित हैं। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को बंटवारे का दोषी बताया गया है। मॉड्यूल बताता है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। ये जानकारी विभाजन के दोषी टॉपिक में जोड़ी गई है। मॉड्यूल में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का अंश भी शामिल किया गया है। नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जहां हमें या तो विभाजन को स्वीकार करना होगा या निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए। मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेन पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं। हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़िए, इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप अग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। Bharatiya Janata Party, RSS is master of twisting the history, and they are trying to rewrite the history. The world knows who is responsible for division of the entire freedom struggle. It was Fazl Ali Haq and Shyama Prasad Mukherjee who moved the first resolution in Bengal for the partition and creating a Pakistan. And Shyama Prasad Mukherjee was party to that. And Muhammad Ali Jinnah and the Savarkar, they were of the opinion that both the religion needs a separate country or the state. And they have achieved it. And they are trying to blame the Congress for all these things. And tell me one name in the entire political struggle or the freedom struggle where Hindu Mahasabha or the RSS or the Muslim League led by Jinnah who supported the... और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, जो एनसीईआरटी की ओर से 2 मॉड्यूल जारी किए गए हैं, उसमें साफ कहा गया है कि 1947 के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तो इतिहास बदलने का काम करती है। ये तीसरी मर्तबा जो एनसीईआरटी की किताब को लेकर दिक्कत है, मॉड्यूल को लेकर दिक्कत है। इससे पहले मुगलों के इतिहास को लेकर विवाद हुआ था। दूसरी मर्तबा मराठा और राजपूतों के चैप्टर को लेकर विवाद हुआ था। विवाद यह था कि मराठाओं का इतिहास 20 पेज में लिखा गया और राजपूतों को सिर्फ 2 पन्नों में जगह दी गई। तीसरी मर्तबा अब ये जो विवाद हुआ है, एनसीईआरटी ने जो नया मॉड्यूल जारी किया है कक्षा 9-10 के लिए, उसमें इस बात का जिक्र है कि जो पार्टीशन हुआ 1947 में, उसके लिए जिम्मेदार जिन्ना थे, माउंटबेटन थे और कांग्रेस की सहमति थी। इसको मैं थोड़ा विस्तार से आपको बता देता हूं। जब बंटवारे पर डिस्कशन हो रहा था, जिन्ना जिद पर अड़े हुए थे। वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग मुल्क बांट दिए जाए, वहां पर मुसलमान अलग मुल्क में रहे, हिंदू अलग मुल्क में रहे, और इस बात पर कांग्रेस झुकी। ये एनसीईआरटी का मॉड्यूल कहता है कि कांग्रेस ने जिन्ना के दबाव में आकर इस पर सहमति भरी और लॉर्ड माउंटबेटन जो उस वक्त थे ब्रिटिश
जो हुक्मरान उस वक्त थे देश में, उन्होंने बहुत जल्दबाजी की। इसीलिए आप देखेंगे चाहे वो मैकमोहन रेखा हो या जो बाकी पार्टीशन का मसला रहा हो पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसे ठीक तरह से बांटा नहीं गया, संसाधनों का ठीक से बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त करोड़ों लोग पार्टीशन में जो हत्याएं हुई, जो लूट हुई, जो बलात्कार हुए महिलाओं के, दोनों ओर के लोग बहुत परेशान रहे। और उसकी वजह यह थी कि माउंटबेटन ने जल्दबाजी में सब चीजें कर दी। ना तो लोगों को बराबर उनकी जमीनें बांटी गई, ना तो घर बांटे गए, ना खलिहानों, ना खेत का बंटवारा हुआ। बस एक इमेजिनरी लाइन खींचकर जल्दी फटाफट लोगों को अलग अलग मुल्कों में भगा दिया गया। और वो जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से आज तक हम दिक्कत और परेशान में हैं। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनके तमाम प्रतिक्रिया रही। ओवैसी को आपने सुनाया, बीके हरिप्रसाद भी कह रहे थे कि ये इतिहास बदलने की साजिश बीजेपी लगातार कर रही है। जो इतिहास की किताबें हैं उनसे छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन मैं बताऊं, एनसीईआरटी की जब किताबें लिखी जाती है, मॉड्यूल लिखा जाता है, तो एक बड़ा पैनल इस पर काम करता है समाज, और हर पक्ष के पैनल को वो रिटन स्क्रिप्ट भेजी जाती है। उसमें आमूल-चूल परिवर्तन होते हैं, उनमें एडिटिंग की जाती है, और उस एडिटिंग के बाद, तब्दीलियों के बाद उसे एनसीईआरटी अडॉप्ट करता है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में 2 राइटर्स हैं, उन्होंने कुछ लिख दिया, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। एक बड़ा पैनल होता है, देश भर के अलग अलग प्रदेशों में जो एनसीईआरटी की बोर्ड्स हैं वहां पर किताबों के चैप्टर को भेजा जाता है, उन पर बाकायदा रिसर्च होती है, उन पर बहस होती है, उसके बाद उसे किताब की फॉर्म में तब्दील किया जाता है। तो अगर कांग्रेस और ओवैसी ये बात कह रहे हैं कि इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है, तो इनको उन तमाम लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने इस किताब की स्क्रिप्ट को अप्रूवल दिया, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी या सरकार के नुमाइंदे इसमें नहीं होते हैं, इसमें टीचर्स होते हैं, इसमें एजुकेशनिस्ट होते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं और इतिहासकार होते हैं। सबकी रजामंदी से ये चीजें की जाती हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी असदुद्दीन ओवैसी को हमने सुना, आरएसएस का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि जब बीजेपी सत्ता में होती है तो आरएसएस पूरा उपयोग करती है बीजेपी का इतिहास को बदलने के लिए। बीजेपी आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है और ये आरोप लगातार बीजेपी पर लगते रहे हैं कि जो आरएसएस के आदेश होते हैं, आरएसएस जिस तरह से चाहता है बीजेपी उस तरह से काम करती है। तो देखिए, अगर अनुसांगिक संगठन से निकलें तो आपकी आपका जो मदर प्रोफाइल है, अगर वहां से आप निकल कर आते हैं तो प्रभाव जरूर दिखाई देता है। पिछले 25-30 सालों में बीजेपी आरएसएस के बीच के संबंधों की बात की जाए तो कभी वो खट्टा कभी मीठा वो मामला लगातार चलता रहता है। कभी खबरें आती हैं कि आरएसएस नाराज है प्रधानमंत्री से, कभी खबरें आती है जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस नाराज है, कभी खबरें आती हैं कि तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो आरएसएस से सुन नहीं रहे हैं। फिर खबरें आती हैं कि बीजेपी कोई भी बड़ा निर्णय लेती है तो सबसे पहले वो नागपुर मुख्यालय से अप्रूव होता है, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जाता है। इस तरह की तमाम बातें विपक्ष की ओर से आरोप लगातार लगते रहे हैं। अभी लाल किले की प्राचीर से पीएम ने यह जिक्र कर दिया कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा एनजीओ है जो लगातार काम कर रहा है। इन तमाम बातों पर सियासत हो रही है, लेकिन कोई फुल प्रूफ इसके लिए कोई सबूत कभी नहीं मिल पाया कि आरएसएस बीजेपी से नाराज है या बीजेपी आरएसएस से नाराज है। हालांकि जो खिताबी बातें हैं, जो तब्दीलियां, जो चेंजेस हुए हैं, ये सब चीजें एक पैनल के जरिए होता है और सियासत का विषय वस्तु इसीलिए बना लिया गया। सोचिए कि मुगलों को लेकर कांग्रेस क्यों नाराज है? मुगल कौन थे हमारे? वो हमारे कोई नहीं थे, ना तो हमारे पूर्वज थे, ना हमारे वंशज थे। वो इन्वेडर्स थे जो दूसरे मुल्कों से आकर उन्होंने देश को हमारे बर्बाद किया, तबाह किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे यहाँ जो दिवाले थे उनको तोड़ा, हमारी संस्कृति, हमारे धन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो उनके बारे में एनसीईआरटी में कोई तब्दीली होती है, इसे भी लेकर कांग्रेस को परेशानी है। तो ये सिर्फ एक सियासत का मौजू बन गया। एवरीबडी नीड्स अ रीजन टू फाइट, और इसी वजह से कुछ भी बीजेपी कर रही है वो देश के हक में है तो भी उसका विपक्ष लगातार विरोध करता है और सबकी अपना अपना नैरेटिव, सबकी अपनी आइटनरीज है, उसी पर ये डिस्कशन लगातार आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अभी जी। तो देखिए, लगातार एनसीईआरटी की ओर से 2 मॉड्यूल जारी किए गए हैं और इन 2 मॉड्यूल में 1947 के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया है। 1947 के विभाजन पर एनसीईआरटी का ये स्पेशल मॉड्यूल जारी हुआ और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन 1947 के वक्त जो विभाजन हुआ वो इसके सीधे साफ तौर पर जिम्मेदार है। 1947 के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। एनसीईआरटी की ओर से ये साफ कह दिया गया है, क्योंकि लगातार एनसीईआरटी को लेकर पहले भी घमासान देखने को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जब जब सत्ता में आती है तब इतिहास को बदलने का काम करती है और आरएसएस बीजेपी पर दबाव डालती है और इतिहास को बदलने का काम करती है। दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए एनसीईआरटी के मॉड्यूल की, तो जो 2 मॉड्यूल नए यहाँ पर पारित हुए हैं इनमें साफ तौर पर जिक्र कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन का किया गया है। तो देखिए, 1947 के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, यह एनसीईआरटी की ओर से साफ कर दिया गया है। 1947 के विभाजन पर एनसीईआरटी का स्पेशल मॉड्यूल सामने आया जिसमें कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को बड़ी सौगात दी है। जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने यहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मथुरा के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम बढ़ाया। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सीएम योगी ने जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का वैभव और गौरव पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है और शक्ति भी। सीएम योगी ने कहा है कि मथुरा ब्रज क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर विश्व पटल पर और ज्यादा मजबूती से स्थापित हो सके। मथुरा को मिलने वाली ये सौगात न सिर्फ स्थानीय लोगों के जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है। ऐसे में श्री कृष्ण की यहाँ पर आज जन्माष्टमी है, क्योंकि और इसी जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की द्वारा की गई है। यहाँ पर तमाम जो मुख्य पुजारी थे वो भी शामिल हुए हैं। छोटे कान्हा को दुलार किया गया है, खीर भी खिलाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज पूरा देश श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पूजा अर्चना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए, आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के अवसर पर ये तमाम कार्यक्रम आज हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। किश्तवाड़ में आपदा प्रभावितों के लिए मुआवजे का ऐलान हो गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उमर अब्दुल्लाह ने मुआवजे का ऐलान किया है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हालिया आपदा से जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस त्रासदी में जहां कई लोगों की जान गई, तो कई परिवार अभी भी चोट और सदमे में जूझ रहे हैं। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत और मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने साफ किया है कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और किसी को भी मदद से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐलान के मुताबिक इस आपदा में जान गंवाने वालों परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 19 अगस्त को एनडीए की एक अहम बैठक होने जा रही है। संसद भवन परिसर में सुबह 9:30 पर यह बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में खासा उत्साह और सरगर्मी है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। एनडीए संसदीय बोर्ड की यह बैठक आगामी सत्र की रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सहयोगी दलों के बीच तालमेल और संसद में विपक्ष के रुख का सामना करने की तैयारी भी इस बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में होने वाली इस चर्चा को लेकर साफ संकेत है कि एनडीए आगामी दिनों में एकजुट होकर अपनी ताकत और रणनीति दोनों ही मजबूत करना चाहती है। अब सबकी निगाहें 19 अगस्त की सुबह होने वाली इस बैठक पर टिकी है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वीरांगना अवंतीबाई का सम्मान सभी को करना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस दौरान चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो या फिर लोकसभा, हर चुनाव में आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष मतदान कराने की होती है, लेकिन लोगों का विश्वास आयोग से उठता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद किसी अधिकार पर कार्रवाई नहीं होती और ईवीएम को लेकर भी शंकाएं उठ रही हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि डबल इंजन सरकार की बात की जाती है, जबकि हकीकत ये है कि कई इंजन आपस में टकरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ स्मार्ट सिटी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी जलभराव और कचरे की समस्या हर गली में दिखाई देती है। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है और यूपी के चुनाव में
तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी, एफिडेविट के साथ दी। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूं कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पिछले 15 दिनों से नारसन क्षेत्र के मंडावली गांव सहित कई गांवों के खेतों और स्कूल सहित शमशान और कब्रिस्तान में पानी भरा होने से क्षेत्र के लोग भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिसका अहम कारण हाईवे के किनारे बने नाले का निर्माण बीच में रोका जाना बताया जा रहा है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा ली है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। पूरे मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ NHAI के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जानकारी गंभीरता से ली है। तो वहीं ग्रामीणों ने भी उनके समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर उन्हें जलभराव की समस्या से निजात दिलाने का काम किया जाए। तो वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि जल्द ही वो सभी अधिकारियों को निर्देशित कर समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मसूरी में एक भावुक माहौल देखने को मिला। बीजेपी मसूरी मंडल ने मसूरी तिलक लाइब्रेरी के परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक इकट्ठा हुए। सबकी आंखें नम थी। पूरा परिसर भारत माता की जय और अटल जी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस दौरान पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि अटल जी केवल एक राजनेता नहीं थे, वो एक युग द्रष्टा थे। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है और इसी दौरान सभी ने भारत माता की जय और अटल जी विजय रहे, ऐसे तमाम नारे लगाए गए। बीजेपी मसूरी मंडल ने मसूरी तिलक लाइब्रेरी के परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया, जहां बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक इकट्ठा हुए। सबकी आंखें इस दौरान नम थी। पूरा परिसर भारत माता की जय और अटल जी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और प्रदेश की राजनीति में मिथक तोड़ते हुए दोबारा सरकार बनाकर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नगर निगम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी न केवल जीत दर्ज करेगी, बल्कि पहले से बेहतर स्थिति में आकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। अगली खबर जालंधर के वेस्ट हल्के से है, जहां चोरों का आतंक लगातार जारी है। हालात ऐसे हैं कि अब एक दिन में कई दुकानों को चोर निशाना बनाने लगे हैं। ताज़ा मामला घास मंडी इलाके से सामने आया, जहां चोरों ने 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया। मामले की जानकारी देते हुए दुकानदार नरेंद्र ने बताया कि देर रात करीब 11 बजे दुकान बंद करके वो गए, लेकिन आज सुबह जैसे ही 6 बजे फ़ोन आया कि उनके दुकान के शटर टूटे थे। इसके बाद उनके होश उड़ गए। इसके बाद पता चला कि 15 की नकदी, फ़ोन के एक्सेसरीज सहित अन्य सामान लेकर चोर फरार हो गए हैं। दुकानदार ने कहा कि पहले भी उनकी दुकान पर चोरी हो चुकी है, लेकिन अब दूसरी बार चोरी होने से वो परेशान हो गए हैं। आरोप है कि घटना की सूचना देने के बाद भी 1 से अधिक घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। तो देखिए, जालंधर में चोरों का आतंक लगातार जारी है और चोरों के आतंक से लगातार जो दुकानदार हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही रात में कई दुकानों को यहाँ पर चोरी होते हुए पाया गया है। यानी जो चोर हैं वो एक ही रात में कई दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। पुलिस पर भी लगातार लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। लगातार उनकी कॉम्बिंग के साथ साथ जो पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग की जाती है उसको भी लगातार यहाँ पर सवाल निशान के घेरे में अब वो होती हुई जा रही है, क्योंकि दुकानदारों का साफ आरोप है कि पुलिस की लापरवाही लगातार यहाँ पर
देखने को मिल रही है और इसी का नतीजा है कि चोरियां लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।